मैथमेटिकल फॉर्मेट ऑफ वेक्टर एडिशन, इसी को बोलेंगे पैरेललोग्राम। देखिए बेसिक हमने जो शुरू किया था वो ट्रायंगल लॉ से। देखिए ध्यान से, तो अगर मान लीजिए एक वेक्टर ए है, ये हर एक टेक्स्ट बुक में दिया जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है जी, ए है। दूसरा वेक्टर बी है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है जी, बी है। ये हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बना। अब मुझे क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है। क्या करना है बाबू, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ध्यान दीजिए, तो मैं ड्रॉ करना शुरू करता हूं, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, ट्रायंगल लॉ। तो मैंने ड्रॉ किया वेक्टर ए, उसके बाद किसको ड्रॉ किया, वेक्टर बी। क्या ये अपना रिजल्टेंट हुआ? किसी ने बोला कि नहीं सर, मैं क्या ड्रॉ करना चाहता हूं पहले, बी। तो बोला भाई चलो ड्रॉ कर लो बी। तो क्या बी इस बी के पैरेलल होगा, इसके बराबर होगा? बिल्कुल होगा। उसके बाद क्या ड्रॉ करेंगे तब, ए को। ध्यान दोगे तो अभी भी रिजल्टेंट क्या है जी, सेम है। यानी कि हम ए को बी से जोड़ें या बी को ए से जोड़ें, रिजल्टेंट विल बी सेम। इस चीज को बोलते हैं क्यूमुटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्यूमुटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। क्लियर है क्या? अब बोलो, हम एक इसके हाफ पार्ट को लेते हैं। मान लो ये वेक्टर क्या है, ए बी सी। मान लो ट्रायंगल ए बी सी को लेते हैं। तो बोलो ट्रायंगल ए बी सी में ये है ए, दूसरा है बी, और ये क्या है जी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सी। कोई दिक्कत बेटा? अच्छा, ये ट्रायंगल है, दुनिया का सबसे आसान और सिंपल ट्रायंगल बताना बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या चीज, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या मैं इसको राइट एंगल बना सकता हूं? मैंने इसको हल्का सा एक्सटेंड किया और यहां पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। बोलो जी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। तो आपको एक ट्रायंगल दिखा। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल दिखा ए सी डी। बोलो जी, अगर मान लो इस ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल बी सी डी को देखिए, तो ये वाला लेंथ कितना है, बी। ये वाला एंगल कितना है, थीटा, सॉरी, ये वाला लेंथ कितना है जी, बी, और ये वाला एंगल कितना है, थीटा। तो एक बात बताओगे, ये क्या हाइपोटेनियस है? ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगा, बेस। तो बोलो जी, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस साइन थीटा। वैसे ही कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बोलो जी, बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस कॉस थीटा। थीटा जिसके साथ लगा होता है वो बेस होगा, और थीटा जिसको देख रहा होता है वो परपेंडिकुलर होगा। तो बोलो जी, इसको हम बी साइन थीटा और इसको हम बी कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या? तो बोलो जी, अब ये वाला ट्रायंगल यहां से यहां तक कितना था, ए, और यहां से यहां तक का बन गया बी कॉस थीटा। ये वाला लेंथ कितना हो गया जी, बी साइन थीटा। तो बोलो जी, ये पूरा लेंथ कितना हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या? और ये रिजल्टेंट इसका पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलो जी, क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस। बोलो जी, क्या होगा जी, आर
का इक्वल टू या हाइपोटेन्यूस इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर यानी बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेस का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कितना होगा बेटा जी? ध्यान देंगे आप तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट बना कि नहीं? कैसे तोड़ेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई दिक्कत बेटा? देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन हो रहा है कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं रीअरेंजिंग से, यहां पहले लिख दिया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यानी बी स्क्वायर 1 इंटू 1 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिख देंगे कि नहीं बेटा? तो रिजल्टेंट का ये मैग्नीट्यूड निकल के आया। ये फार्मूला हमें याद रहना चाहिए। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बोलो जी, अगर हम किसी दो वेक्टर को ऐड करना चाहें तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? एक का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच के एंगल का थीटा। अच्छा बोलो, ये वाला एंगल क्या? मान लो अल्फा। क्या बन रहा है जी? अल्फा। बोलो जी, ये किससे बना रहा है? ए से। रिजल्टेंट किससे एंगल बना रहा है? अल्फा ए से। तो बोलो जी, tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर कितना होगा जी? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। बोलो जी, ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए निकल के आया क्या? तो हम लोग एक चीज यहां पे याद करने के लिखेंगे, जिसके साथ वेक्टर का अगर डायरेक्शन निकाल रहे हो उसको छोड़ो, मतलब ए के साथ निकाल रहे तो ए को छोड़े, बी को पकड़े, उसके साथ टेन थीटा में ऊपर क्या होता है जी? साइन थीटा डिवाइडेड बाई जिसके साथ निकाल रहे थे उतना प्लस जिसके साथ ऊपर साइन थीटा, नीचे क्या लिख दोगे जी? कॉस थीटा। ये याद करने की चीज है। वैसे ही अगर मान लो ये बीटा डिग्री बना रहे हैं, किससे एंगल बना रहे हैं जी? बीटा डिग्री। किससे? बी से। अगर बी से बीटा डिग्री बना रहे हैं तो टेन बीटा, ये एंगल विथ बी। क्या लिखेंगे? बी के जगह पे बी है तो बी को छोड़ेंगे, ए लिखेंगे, तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। दो चीज सीख लिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना। ये एंगल विथ ए है, क्या है जी? ये एंगल विथ ए है, ये एंगल विथ बी है। क्लियर है क्या? तो यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो वेक्टर को जोड़ना है। तो फाइनली हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया। राइट एंगल ट्रायंगल जो फॉर्म किया, उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड किए। तो बेस का टोटल लेंथ कितना हो गया? ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये कितना हो गया? बी साइन थीटा। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और इसको सॉल्व किया। यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया। फाइनली हमें याद करने वाला ये चीज आया कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो दोनों को मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करके ऐड करो, प्लस दोनों को 2 इंटू दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस इंटू कॉस थीटा, दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का कोसाइन। उसके बाद वो वेक्टर किसी एक वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है या कौन सा डायरेक्शन बना रहा है, वो पाइथागोरस अप्लाई करके परपेंडिकुलर बाई बेस से हम निकाल लेंगे। किससे निकाल लेंगे बेटा जी? परपेंडिकुलर बाई बेस से। किससे निकाल लेंगे? परपेंडिकुलर बाई बेस से। समझ में आया? देखिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड
आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट ओवर। देखें मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड किया, कॉस थीटा पे। तो ध्यान दीजिए कॉस थीटा का वैल्यू -1 मिनिमम, +1 मैक्सिमम और बीच वाला 0 हो सकता है कि नहीं। मतलब इसका वैल्यू -1 से +1 के बीच में होता है। तो जब वैल्यू -1 होगा मतलब cos थीटा इक्वल टू -1, मतलब थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री। मतलब एक वेक्टर a इधर है और दूसरा वेक्टर a b इधर है। तो रिजल्टेंट cos थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे जी -1। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बना क्या, एक फॉर्मूला होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कुछ होता है क्या, पता है ना जी, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम सीधे लिखेंगे a माइनस बी का आ जाएगा क्या, उसका रूट ओवर होंगे तो स्क्वायर गया, सीधे a माइनस बी। मतलब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर इधर है, तो दोनों का रिजल्टेंट निकलना है तो पहले माइनस दूसरा। मैटर करता है व्हाट विल बी डायरेक्शन, इधर होगा कि इधर होगा। तो फॉर डायरेक्शन ऑफ पहलवान वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ पहलवान वेक्टर, कौन सा वेक्टर, पहलवान वेक्टर, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अगर a का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो a का डायरेक्शन और b का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो b का डायरेक्शन। इफ mod of a greater than mod of b vector then resultant will be in direction of a वेक्टर। कैसे, क्योंकि एक ग्रेटर देन ए का मैग्नीट्यूड किससे है, बी के। तो ए का मैग्नीट्यूड बी से है तो पहलवान कौन हुआ, ए, पहलवान कौन हुआ, ए, तो डायरेक्शन किसका होगा, ए का। अगर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो पहलवान कौन, बी, तो डायरेक्शन किसका होगा, बी का। पक्की वाली बात समझ में आया कि नहीं। दूसरा कब थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू 0 होगा, जब थीटा क्या हो, π/2 हो, थीटा क्या हो, π/2 हो। तो बोलो जी यहाँ अगर दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, मान लो ए है और ये है बी, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, मतलब π/2। तो बोलो जी 90 डिग्री π/2 आया, तो बोलो जी ये वाला cos थीटा का वैल्यू 0, मतलब ये वाला टर्म गायब कि नहीं। तो ये बचा कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रिजल्टेंट इधर आएगा वो कितना होगा, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत बेटा। इसका एंगल निकालना है तो मान लो ए से निकालना है, थीटा की अल्फा किससे है जी, ए से। तो बोलो जी बी साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 1, तो बोलो जी बी डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, कॉस थीटा वाला टर्म क्या हो गया 0। देखो ना बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये टर्म हो जाएगा 1 और ये टर्म हो जाएगा 0। तो बोलो जी बी डिवाइडेड बाई ए हो गया क्या, tan अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू tan यूनिवर्स लिख सकते हैं क्या। डायरेक्शन भी लिखना सीख गए कि नहीं बेटा। अब प्लस कब होगा, +1 कब होगा, जब cos थीटा का वैल्यू में थीटा का वैल्यू क्या हो जी 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में या पैरेलल।
कोई दिक्कत बेटा? मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, हम इन दोनों को ऐड करना, दोनों क्या है जी? सेम डायरेक्शन में। तो बोलो जी cos थीटा का वैल्यू अगर 1 हो गया तो बोलो जी ये वैल्यू कितना हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब हुआ क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट ओवर में आएगा तो डायरेक्ट a प्लस बी बन जा रहा है कि नहीं बेटा? तो जब थीटा 0 डिग्री हो या वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो या पैरेलल हो तो उनको ऐड करना बिल्कुल आसान। उन दोनों को सीधे हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे मैग्नीट्यूड को, मतलब सीधे मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर कर देंगे या सीधे ए प्लस बी कर देंगे। क्लियर है क्या? एक और भी चीज देखो, ये वैल्यू क्या है जी? मिनिमम। और ये वाला वैल्यू क्या है जी? मैक्सिमम। मतलब दो वेक्टर को ऐड करके मैक्सिमम वैल्यू उन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल हो सकता है। दो वेक्टर को ऐड करने में मिनिमम वैल्यू कब आएगा? जब cos थीटा का वैल्यू -1, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो या cos थीटा का वैल्यू क्या हो? +1। यानी कि दो वेक्टर के बीच का वैल्यू मिनिमम एंड मैक्सिमम इन दोनों में लाई करेगा कि नहीं बेटा जी? तो सिंपल सी बात, मिनिमम के लिए दोनों के मैग्नीट्यूड का सब्सट्रैक्शन, ये क्या होगा जी? मिनिमम। और मैक्सिमम के लिए क्या होगा? दोनों के मैग्नीट्यूड, दोनों मतलब a प्लस बी वेक्टर, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम, ये क्या होगा जी? मैक्सिमम। मतलब रिजल्टेंट इसी दोनों के बीच में लाई करेगा। मतलब रिजल्टेंट शुड बी लाई, यानी कि लेस देन इक्वल टू a प्लस बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? a माइनस। कई बार ये क्वेश्चन बन के उठता है, क्या बन के आता है कि दो वेक्टर है, मान लो ये 3 न्यूटन फोर्स एंड दूसरा कौन है जी? 5 न्यूटन फोर्स। और क्वेश्चन बना क्या कि कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल है? तो जो रिजल्टेंट पॉसिबल होगा वो कितना होगा जी? तो 5 माइनस 3 कितना? 2, और 5 प्लस 3 कितना? 8। यानी 2 से लेकर 8 के बीच में ही लाई करना चाहिए। या 2 हो सकता है या 2 से बड़ा होगा, और कहां तक होगा? 8 के इक्वल तक होगा। अगर 8 से ज्यादा होगा तो वैल्यू इस रिजल्टेंट में नहीं आएगा, 2 से कम होगा तभी इन दोनों से वो रिजल्टेंट को गेन नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? ये कई बार इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता है। तो मिनिमम कब होगा? जब दोनों के मैग्नीट्यूड का सब्सट्रैक्ट करेंगे, और मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे। क्लियर है क्या? दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही लाई करेगा। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। फिल फॉर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। देखो ये दो वेक्टर, ये F1 लगा रहे हैं और भी F2 लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। बोलो जी इन दोनों में एंगल कितना है जी? 180 डिग्री। एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है। बोलो जी रिजल्टेंट किधर लाई करेगा? तो पूछेगा कि कौन पहलवान, A पहलवान है या B पहलवान है? वो कौन डिसाइड करेगा? तो F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड, इन दोनों को देखेंगे कि कौन बड़ा। इफ F1 का मैग्नीट्यूड लेस देन F2 का मैग्नीट्यूड, पहला केस इफ, मतलब B क्या होगा जी? पहलवान होगा। तो डायरेक्शन किसका होना चाहिए? B का। मतलब रिजल्टेंट इधर लाई करेगा और वो कितना होगा जी? F2 माइनस F1। पहलवान में से
कमजोर वाले के मैग्नीट्यूड को घटाएंगे। F2 का मैग्नीट्यूड माइनस F1 का मैग्नीट्यूड। समझ में आया? ये रिजल्टेंट मिनिमम बन के आएगा कि मैक्सिमम? मिनिमम। क्या बन के आएगा? मिनिमम। यहां देखो A और B दोनों सेम डायरेक्शन में ब्लॉक को पुल कर रहे हैं कि नहीं? तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में पुल करेंगे तो ब्लॉक पे ज्यादा फोर्स लगेगा या कम? तो फोर्स कितना लगेगा? तो वो लगेगा F1 का मैग्नीट्यूड प्लस F2 का मैग्नीट्यूड। बोलो जी, ये समझ में आया? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है जी? 0 डिग्री। जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसका डायरेक्शन में कोई सोचने वाली बात है क्या? इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं रिजल्टेंट? क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट भी उसी में लाई करेगा। यानी डायरेक्शन क्या हो जाएगा जी? F1 एंड F2 दोनों का बोल सकते हैं। कोई दिक्कत बेटा? ये दो वेक्टर आए, A इधर पुल कर रहे हैं और B इधर पुल कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो बोलो जी रिजल्टेंट इधर लाई करेगा कि नहीं? और वो कितना होगा? √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। पूछा क्या कि डायरेक्शन किससे? तो मान लो F1 से लेना है। किससे लेना है? F1 से। तो F1 से लेना है तो F1 को छोड़ो, F2 को पकड़ो। F2 डिवाइडेड बाई F1 करो, ये tan अल्फा हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? किसी ने बोला नहीं मैं तो F2 से लेना चाहता हूं, मतलब ये θ2। तो ये कैसे निकालोगे? तो बोलो जी tan θ2 इक्वल टू किससे ले रहा हो? F2। तो F2 को छोड़ो, F1 को पकड़ो, क्या होगा? F1 डिवाइडेड बाई F2। क्लियर है क्या? जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो हम किसी एक से उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं क्या? उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या? डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर के बीच में ही लाई करेगा, इधर कहीं लाई नहीं करेगा। क्लियर है क्या? समझ में आया? अब साथ में आपने ये चीज देखा। क्या देखा बाबू? कि A वेक्टर A था, दूसरा वेक्टर B था। तो बोलो जी ये लोग एक पैरेललोग्राम के दो कंजुगेटिव साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं? तो बोलो जी ये इसका क्या होगा? रिजल्टेंट। किसी ने बोला क्या कि मैं चाहता हूं A माइनस B। क्या चाहता हूं बेटा? A माइनस B। अच्छा बोलो, A वेक्टर A है, माइनस B करोगे तो इसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा कि नहीं? तो जैसे ये माइनस B करोगे ये वाला डायरेक्शन ऐड होगा। तो बोलो जी इसका रिजल्टेंट कौन सा होगा? ये वाला डायगोनल किसको बनाएगा? A माइनस B वेक्टर। और ये वाला डायगोनल किसको? A प्लस B वेक्टर। याद करने के लिए सिमिलर थीम को जो वर्टेक्स सिमिलर हेड टू हेड और टेल टू टेल, इन दोनों को जो ज्वाइन करता है वो A प्लस B को करता है। और डिफरेंट वाला देखो, यहाँ हेड टेल और यहाँ भी हेड और टेल, ये जो डायगोनल रिप्रेजेंट होगा ये सब्सट्रैक्शन को याद रखिएगा। सिमिलर वाला एडिशन को और डिफरेंट मतलब टेल और हेड वाला वर्टेक्स को मिलाने से जो डायगोनल बनेगा वो किसको? सब्सट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन आया था कि अगर A प्लस B का मैग्नीट्यूड इक्वल है A माइनस B के, मतलब ये दोनों डायगोनल क्या है जी? आपस में इक्वल होंगे। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? तो बोलो अगर दोनों डायगोनल इक्वल होंगे तो कैसा चीज बनेगा? या तो स्क्वायर बनेगा या क्या बनेगा जी?
रेक्टेंगल बनेगा। तभी इन दोनों के डायगोनल क्या होंगे जी, आपस में इक्वल होंगे। तो बोलो जी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है जी, 90 डिग्री। कितना है जी, 90 डिग्री। समझ में आया यहां तक कि नहीं? तो डायगोनल से कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर मॉड ऑफ ए बोल दिया, क्या इन दोनों केस में क्या है जी, मॉड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। तो देखें, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसका रिजल्टेंट मिनिमम आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकालने के लिए सीधे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे तो सीधे ऐड कर देंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करके रूट ओवर ले लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? इंपॉर्टेंट ट्रिक्स फॉर डायरेक्ट यूज। देखें, अभी रिजल्टेंट का हमने देखा मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है जी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और अल्फा इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू मतलब रिजल्टेंट विद ए वेक्टर ले रहा हो तो क्या करोगे जी, b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। केस लेते हैं, इफ मॉड ए इक्वल टू मॉड बी वेक्टर, तो दोनों का नाम ए लिख देते हैं क्या, तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। देखें, इसको रीअरेंज करते हैं तो लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। बोलो जी, रूट ओवर 2a कॉमन अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो जी, रूट ओवर 2a इंटू इसको करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कहाँ से आया, थीटा बाई 2 माइनस 1, ये कहाँ से आया, ये समझ में नहीं आया। देखें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं कॉस थीटा का फॉर्मेट में, क्योंकि -1 आना चाहिए तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस थीटा। देखोगे, लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, इसी चीज को लिखो। ठीक है, ये 1 कैंसिल, ये कितना बचा 2 √2 इंटू √2 कितना होगा जी 2, और इंटू a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बदले में क्या लिखेंगे जी कॉस थीटा बाई 2। ये रिजल्टेंट का वैल्यू, ये रिजल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जी कैसे, जब दो वेक्टर हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों कितने डिग्री पे काम कर रहे हो जी 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट क्या होगा, मान लो इसका भी और ए है तो रिजल्टेंट कितना लिखोगे जी 2 इंटू ए इंटू थीटा कितना है जी 90 का कितना होगा cos 90 का वैल्यू 90 बाई 2 कितना होगा जी 45 डिग्री, cos 45 का वैल्यू 1/√2 यानी कि √2 टाइम्स ए डायरेक्ट लिखेंगे। एंगल के लिए देखो, अगर इसका भी नाम ए और इसका भी नाम ए और इसका भी नाम ए, तो देखो ए कैंसिल, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। देखोगे ध्यान से तो tan अल्फा इक्वल टू होगा tan थीटा बाई 2, मतलब सीधे रिजल्टेंट कहाँ होगा जी
थीटा बाई 2 पे। तो दो बात याद रखेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम, मतलब मॉड ए इक्वल टू मॉड बी एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट सीधे लिखोगे √2a और लिखोगे √2b और अल्फा लिखोगे 45 डिग्री। तो क्या हम थीटा इक्वल टू मतलब मॉड ए वेक्टर इक्वल टू मॉड बी वेक्टर दूसरा लेते हैं और थीटा इक्वल टू लेते हैं 60 डिग्री। तो इसमें पुट करेंगे तो बोलो जी रिजल्टेंट आएगा कितना, 2 इंटू ए इंटू कॉस 60 डिवाइडेड बाई 2। तो 60 डिवाइडेड बाई 2 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, √3/2। 2 से 2 √3a, मतलब रिजल्टेंट होगा √3b, √3a या √3b। और थीटा क्या होगा जी, अल्फा क्या होगा, सीधा लिखेंगे थीटा बाई 2। जब सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो ऐड करोगे तो रिजल्टेंट पक्का मिडिल में लाई करेगा। यह सर्वदा सत्य वचन है। क्या होगा जी, मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट हमेशा मिडिल में लाई करेगा। ये है सर्वदा सत्य वचन। और यहाँ पे थीटा बाई 2 करोगे यानी 60/2 मतलब कितना होगा जी, 30 डिग्री पर रिजल्टेंट लाई करेगा। सीधे आएगा क्या, तो मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू और थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ये तीनों रिजल्टेंट बहुत जगह यूज हो जाता है रिजल्ट। तो देखो ना ध्यान से, तो यहाँ पे रिजल्टेंट के लिए सीधे लिखेंगे 2 इंटू ए इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है जी, 1/2। मतलब सीधे ही होगा ए या बी। और अल्फा कितना होगा जी, तो 120/2 कितना होगा जी, 60 डिग्री पर। समझ में आया क्या? तो ध्यान दें, अगर रिजल्टेंट सेम हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होगा, कोई भी थीटा हो तो वो थीटा बाई 2 लगाएंगे, कॉस थीटा बाई 2। 90 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री का रिजल्टेंट याद होना चाहिए। 90 डिग्री में √2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। 60 डिग्री में √3 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। 120 डिग्री में दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड। क्लियर है क्या? और दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, ये तो केस चल रहा है। क्लियर है क्या? पक्का है? समझ में आया? और वेक्टर क्या हो जी, मैग्नीट्यूड में सेम हो तो रिजल्टेंट हमेशा मिडिल में लाई करेगा। मतलब अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट हमेशा थीटा बाई 2 पे लाई करेगा। ये सर्वदा सत्य वचन है। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आया?